में कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जब ये लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके पहले रेगुलेटिंग बिल पारित किया गया ब्रिटिश संसद में, और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ कुक। ठीक है, तो कौन थे प्रधानमंत्री उस समय में? लॉर्ड नॉर्थ कुक। और इन यहाँ पे देखिए, जैसे भारत में संसद होता है किसी भी कानून को पारित कराने के लिए, ठीक उसी प्रकार से चूंकि हम लोगों ने भारत में, भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश संसद है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है अपर हाउस और लोअर हाउस जैसा रहता है वैसे ही सेम है। यहाँ पे देखेंगे एक जो रहेगा उनको कहा गया हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा जो हाउस रहेगा वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी दो हाउसेस हैं। तो देखेंगे कि ये जो बिल है वो 18 मई 1773 को लाया गया, और जिसे सबसे पहले प्रेजेंट किया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये जो बिल है 10 जून को पास कर दिया गया हाउस ऑफ कॉमन से। जैसे ही ये बिल हाउस ऑफ कॉमन में जो है पास होता है, उसके पश्चात ये बिल जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और वहां पे देखेंगे कि 19 जून को ये जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पारित कर दिया जाता है, जिस प्रकार से ये फिर एक नया कानून बन जाता है और ये जो है भारत में लागू कर दिया जाता है। देखते हैं कि भाई भारत में जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित करने का क्या उद्देश्य रहा। तो इसका दो मुख्य उद्देश्य था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक संविधान के रूप में प्रदान करना, और दूसरा जो है कंपनियों में बहुत सारे बुराइयां व्याप्त हो गई थी, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, तो उनको प्रशासनिक सुधार करना। ये दो मुख्य उद्देश्य था इस जो है बिल को पारित करने का या एक्ट को पारित करने का। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और हम लोग देखेंगे कि जो है इसकी आवश्यकता क्यों हुई, आखिर भाई क्यों आवश्यकता पड़ी हमको एक रेगुलेटिंग एक्ट की। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उन्होंने क्यों पारित किया ये देखेंगे। देखते हैं दोस्तों कि कंपनी के द्वारा जो है दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जा चुके थे, जैसे प्लासी का और बक्सर का। इन दोनों युद्धों को जीत लिया गया, और जीतने के बाद कंपनी के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण तो स्थापित नहीं किया गया, लेकिन दीवानी जो है रेवेन्यू जो भी जनरेट होता था उसको डायरेक्टली अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया जाता था। साथ ही देखेंगे दोस्तों कि जो ये दो दो युद्ध है, ये दोनों युद्धों को जीतने के बाद इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि उस समय के सबसे समृद्ध प्रदेश थे, ये प्राप्त हो गए, और इसका विशाल भूभाग प्राप्त हो गया, और इन विशाल भूभाग से बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी को मिलने लगा। इसके बाद देखेंगे कंपनी का जो है सरकार के नियंत्रण में लाना। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी थी, हम लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ब्रिटिश संसद है या ब्रिटिश सरकार है वो चाहती थी कि कंपनी जो है सरकार के नियंत्रण में आए, ताकि उनके द्वारा, कंपनी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ देखते हैं कि जो है कंपनी के द्वारा, कंपनी पर ये कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी। कंपनी भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा लिप्त हो गया था कि कुछ ही समय बाद कंपनी जो है दिवालिया होने के कगार पे आ गया, और कंपनी के द्वारा ब्रिटिश संसद से जो है लोन लेना पड़ा। ठीक है, देखेंगे दोस्तों इसके बाद जो है इंग्लैंड की प्रतिष्ठा का सवाल था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी मनमाने ढंग से कार्य कर रही थी, और लोग जो है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट को इसके लिए दोषी ठहरा रहे थे। तो यहाँ पे उनका प्रेस्टीज का सवाल था, इसीलिए उन्होंने एक सुधार के रूप में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को यहाँ पे लेकर के आए। कंपनी की पराजय हम लोग देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण युद्ध हालांकि कंपनी ने जीता, लेकिन हैदर अली के साथ होने वाले युद्ध में कंपनी को बहुत ही बुरी तरीका से हार का सामना करना पड़ा। ये बात इंग्लैंड में जब पता चला तो उन्होंने इसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। देखते हैं बंगाल में अकाल आना। बंगाल में अकाल का आना था क्योंकि उस समय जो है हाई रेवेन्यू लिया जाता था और लोगों से अधिक कर लेना, और उसी समय पे अकाल का आना, जिस वजह से लगभग 25 to 30% जो है बंगाल की जनसंख्या मौत के मुंह में समा गई। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिश संसद को इस सारी चीजों के बारे में पता चला, तो उन्हें इस जो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर अंकुश लगाने की आन पड़ी। अब देखते हैं लाभांश की राशि। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी थी तो जाहिर सी बात है उसमें शेयर होल्डर्स होंगे और उन शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लाभांश जो है 15 से 16% तक दिया जाता था। तो ये भी एक जो है दिवालियापन होने का कंपनी का मुख्य कारण में से एक माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से गरीब हो चुका था, चूंकि यहाँ पे जो अधिकारी थे अपना निजी व्यापार करते थे और अपने हितों के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। चूंकि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें शेयर होल्डर थे वो बहुत जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, ब्रिटिश संसद से रिलेटेड थे, यहाँ तक कि सरकार का भी जो है सम्राट का भी इसमें शेयर था। तो कोई भी नहीं चाहता था कि ये कंपनी डूबे या फिर दिवालिया हो जाए। तो जो है देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करेगी भाई? ये ब्रिटिश संसद में अप्लाई करती है लोन के लिए। अब ये लोग जाते हैं ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बोलते हैं कि हमको लोन चाहिए। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने मुनाफा कमाने वाली कंपनी को आखिर लोन क्यों चाहिए। तो इस लोन तो उन्होंने कहा कि हम तो लोन प्रदान कर देंगे आपको, लेकिन इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? जांच पड़ताल करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों कि जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया और इस कमेटी में जो है दो टाइप की ये लोग कमेटी बनाए। एक था सेलेक्ट कमेटी और दूसरा था सीक्रेट कमेटी, ठीक है। तो सेलेक्ट कमेटी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सीक्रेट कमेटी दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ब्रिटिश संसद के पास, और इस रिपोर्ट का जो फाइनल परिणाम आता है इसमें बताया जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। जितना भी यहाँ पे इनकम होता है वो लोगों का व्यक्तिगत इनकम के रूप में हो जाता है, इसलिए कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश संसद है उनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि भाई हम आपको जो है लोन तो दे देंगे और आपको 10 लाख पाउंड नहीं, हम आपको 14 लाख पाउंड आपको क्या देंगे? लोन देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो फर्स्ट टर्म्स है कि आपको जो है हम लोग इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको जो है क्या करेंगे? 4% पर एनम का इंटरेस्ट आप हमको दोगे। दूसरा कि जो मैक्सिमम डिविडेंड आप जो 15-16% लोगों को दे रहे हो जो शेयर होल्डर्स है, तो उसको आपको एक लिमिट में करना पड़ेगा कि मैक्सिमम आप 6% ही डिविडेंड आप देंगे, लाभांश। मतलब जो भी लाभ होगा कंपनी से वो सिर्फ 6% आपको शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे कहा गया इसके पहले जो है कंपनी के द्वारा ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सम्राट को 4 लाख पाउंड क्या किया जाता था? हर महीने का, हर साल का रेंट दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो है इस लोन वाली पार्ट में देखेंगे कि ये रेंट भी हम माफ कर देंगे, बोला गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, लेकिन इसके लिए हमको एक बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा या एक एक्ट लाना पड़ेगा। तो इसी के अनुसार से ये एक्ट लाया गया। हम लोग देखते हैं कि उस समय में 1773 के समय में ये जो स्वतंत्र रूप से प्रेसिडेंसी है, 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी जिसमें बंगाल है, ठीक है, कौन सा है? बंगाल, बंबई और ये मद्रास, ठीक है। ये अभी तक की क्या है? ये स्वतंत्र प्रेसिडेंसियां हैं। ये सबके लिए अलग अलग गवर्नर की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखते हैं कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है जब ये पास हो गया तो इसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए। तो देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला था कि प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की जाएगी। भाई ये जो गवर्नर जनरल वाला बात है वो 1773 के ही जो है रेगुलेटिंग एक्ट में आ जाता है। अब भाई देखो, गवर्नर जनरल केवल अकेले ही काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उनके कार्य करने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल की भी स्थापना कर दी गई और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और ये क्या बना? प्रथम गवर्नर जनरल बना। साथ ही साथ दोस्तों देखते हैं कि इनको जो सैलरी मिलता था 23,000 पाउंड पर एनम, पर वर्ष, मतलब हर साल 25,000 रुपए क्या मिलेगा इनको? जो है सैलरी मिलेगा 25,000 पाउंड, ठीक है, रुपए नहीं, उस समय क्या चलता था? पाउंड चलता था। साथ ही साथ दोस्तों जो एक कमेटी बनी हुई है तो कमेटी में जो वोट देने का अधिकार है वो गवर्नर जनरल को नहीं था। नॉर्मल वोट नहीं दे सकते थे लेकिन निर्णायक वोट दिया जाता था। साथ ही जो काउंसिल के 4 मेंबर थे वो भी देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मेंबर थे।
जिसमें वॉरबेल, फ्रांसिस, फ्लोरिंग और मानसन, ये 4 लोग थे। इनकी जो सैलरी निर्धारित की गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा वो है 10,000 पाउंड प्रति वर्ष। ठीक है। अब कोई भी बिल अगर पास करना है तो बहुमत का होना यहाँ पे अनिवार्य था। बहुमत का होना मतलब 3 लोगों का वोट होना। अगर देखते हैं दोस्तों कि 2 एक साइड हो जाएंगे और 2 एक साइड, तो इस स्थिति में जो गवर्नर जनरल है जिसके साइड भी वोट करेगा वो बिल पास हो जाएगा, क्योंकि जो है निर्णायक वोट देने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। साथ ही देखते हैं कि जो तीसरा प्रावधान ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत लाया गया था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। इसके पहले जो है भारत में कोई भी नियुक्ति अगर करना होता था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों एक ही है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं आप या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब इनसे जो है नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। ये केवल क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। अब नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, अब नियुक्ति किया जाएगा सम्राट के द्वारा। ठीक है। और साथ ही देखते हैं दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल है और इनके काउंसिल को जो है कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन अंतिम रूप से जो फाइनल मुहर है वो किसका लगेगा, रिव्यू करने के बाद सम्राट, जो ब्रिटिश सम्राट है उनके द्वारा रिव्यू करने के बाद मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद जो 5वां प्रावधान है वो देखते हैं कि कंपनी पर अब पूर्ण रूप से सम्राट का नियंत्रण हो गया। जो भारत में जितने भी मामले रहेंगे, जैसे भारत में राजस्व संबंधी जो भी मामले हैं, इसका रिपोर्ट जो गवर्नर जनरल को कहाँ पे प्रस्तुत करना है, ब्रिटेन के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे देना रहेगा कि यहाँ पे जो है राजस्व की क्या दर है, कितना टैक्स हमने वसूला, ये सारी चीजों को आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटेन को प्रोवाइड करना है। लेकिन राजनीतिक मामलों का जो भी रिपोर्ट रहेगा उसको आपको करना है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये जो महत्वपूर्ण पोस्ट था इनके पास आपको क्या करना रहेगा, रिपोर्ट करना रहेगा अपने राजनीतिक मामलों का। साथ ही देखते हैं दोस्तों, तो जो 6वां प्रावधान था इस जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वो था कि इसके पहले देखते हैं कि जो 500 पाउंड शेयर होल्डर थे, जिनका 500 पाउंड का शेयर था कंपनी में, वो वोट कर सकते थे इसके पहले। लेकिन अब जो है ये बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, अब 1000 पाउंड के जो शेयर होल्डर रहेंगे केवल वही वोट करेंगे, इससे कम वाले वोट नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और प्रावधान लाया गया कि जो व्यक्ति 3000 पाउंड और 6000 पाउंड और 10,000 पाउंड, ये इस पाउंड में क्या किया है, शेयर होल्डर है इतने का, तो उनको क्रमशः 3000 वाले को 2 वोट देने का अधिकार हो गया, 6000 वाले को 3 वोट देने का अधिकार, और जिन्होंने 10,000 क्या किया है, शेयर किया है इन्वेस्ट, उनको कितना 4 वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो है वोटिंग का सिस्टम भी इस अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत बदल दिया गया। देखते हैं दोस्तों कि एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई, फोर्ट विलियम जो था वहां पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अब जब भाई सुप्रीम कोर्ट बन गया है तो इसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना दिए मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो है एलिजा एम्पे। ठीक है, ये एलिजा एम्पे को बनाया गया और इनका जो सैलरी है वो निर्धारित किया गया 8000 पाउंड। कितना निर्धारित किया गया, 8000 पाउंड पर एनम। साथ ही साथ दोस्तों इनके साथ में 3 जो है अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। 3 अन्य न्यायाधीश जो क्या करेंगे, मदद करेंगे मुख्य न्यायाधीश को। और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी क्या निर्धारित की गई, 6000 पाउंड पर ईयर का जो है निर्धारित किया गया। अब देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, उसका कुछ कार्य क्षेत्र था और उनको भी हम देखेंगे। जैसे दीवानी संबंधित मामले देखना, फौजदारी संबंधित मामले देखना, सैनिकों से संबंधित मामले देखना, धार्मिक मामले देखना, ये क्या था, जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख अधिकार क्षेत्र था या कार्य क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में देखते हैं दोस्तों कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सैनिकों से संबंधित कोई भी मामला नहीं देखता है, चूंकि सैनिकों के लिए एक अलग कोर्ट की व्यवस्था की गई है।
लेकिन जब ये जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया तो साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र था उसको केवल बंगाल तक ही सीमित किया गया था। साथ ही अन्य जो प्रेसिडेंसी थे उनको कहा गया कि अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो बाध्य नहीं थे। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है उसके काउंसिल के बारे में ये देखिए, जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उस पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, किनका? सुप्रीम कोर्ट का। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी गलत कार्य किया जाएगा गवर्नर जनरल के द्वारा तो उनकी सिफारिश की जा सकती थी, किसके पास? सम्राट के पास। केवल सिफारिश, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा सकता था, जिस वजह से आने वाले टाइम में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या होगा? टकराव उत्पन्न होगा। देखते हैं दोस्तों, अब निजी व्यापार को पूर्णतः क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उपहार लेना निषेध कर दिया गया और साथ ही साथ रिश्वत को भी बंद कर दिया गया। और देखेंगे कि डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, अब उनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। साथ ही 25% सदस्य हर साल क्या होंगे? मुक्त होंगे उस पद से। और चुनाव में 1 वर्ष का अंतराल, कोई भी व्यक्ति जो है लगातार चुनाव नहीं लड़ सकता था, उनको लड़ने के लिए 1 वर्ष का अंतराल जरूरी था। देखते हैं जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है ये तो बड़ी आसानी से भारत में जो है ला दिया गया। और फर्स्ट टाइम हम देखे तो हमको लगा कि चलो भाई कंपनी के जो भ्रष्टाचार से हमको मुक्ति मिल गई, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ दोष भी रहे दोस्तों। देखते हैं क्या दोष था। पहला था कि विधि की अस्पष्टता। यहाँ पे जो है विधि की अस्पष्टता था, पूर्ण रूप से क्लियर नहीं बताया गया था कि किसे क्या कार्य करना है। जैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य अलग दे दिया गया, गवर्नर जनरल का कार्य अलग दे दिया गया, लेकिन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो डिवाइड नहीं किया गया, जिस वजह से आने वाले टाइम में दोनों के बीच में टकराव होना चालू हो जाएगा। देखते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और ये जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल दोनों का क्षेत्र को लेकर के टकराव होने लगा। चूंकि गवर्नर जनरल का क्षेत्र तीनों प्रेसिडेंसी था और वो कहीं भी कानून संबंधित कार्य कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है वो बंगाल तक और अनिवार्य केवल बंगाल में था। उसके अलावा अगर वो चाहे तो अन्य प्रेसिडेंसियां भी उनके रूल्स को फॉलो कर सकती थी। देखते हैं दोस्तों कि दोषपूर्ण मत प्रणाली, भाई जो ज्यादा शेयर होल्डर था उनको ज्यादा मत देने का अधिकार था, जो कि एक दोषपूर्ण प्रणाली है। साथ ही साथ दोस्तों जो 500 पाउंड के शेयर होल्डर्स थे उनसे मताधिकार का छीन लिया गया। अब केवल 1000 पाउंड के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे वही क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। साथ ही देखते हैं दोस्तों कि पहले से ज्यादा अब भ्रष्टाचार आने लगा। चूंकि लोग जो है गवर्नर जनरल को अगर अपने पक्ष में कर लेते या फिर गवर्नर जनरल की जो कमेटी है उसको अपने पक्ष में कर लेते तो कोई भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते थे। साथ ही देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्यों में असफल हो गई। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके भ्रष्टाचार को रोकना, लेकिन ब्रिटिश संसद इसमें पूर्ण रूप से असफल हो गई। गवर्नर जनरल का अपने काउंसिल के साथ टकराव होता है दोस्तों। देखते हैं कि जो 3 लोग थे वो तीनों एक साथ मिल जाएंगे और गवर्नर जनरल कुछ भी नहीं कर सकता, चूंकि इसमें उनको अधिकार नहीं था और बहुमत का ही जो सिद्धांत है यहाँ पे लागू होता है। साथ ही देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कार्यक्षेत्र संकुचित कर दिया गया है। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल ही निर्धारित किया गया और अन्य प्रेसिडेंसियों को उनके बातों को मानना अनिवार्य नहीं था, वो चाहे तो मान सकते थे। तो इस प्रकार से जो है गवर्नर जनरल को अधिक पावर दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को कम पावर दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी एक इनकी दोष थी। साथ ही दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें बहुत सारे दोष आए और इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1784 में एक एक्ट और लाया जाएगा जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।